डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन अपनी 4th यूनिट का जो 3rd लेसन है भारत और वैश्वीकरण, उसके बारे में, यानी इंडिया और जो ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण है उसके संबंध में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ यानी कि ये भूमंडलीकरण है क्या, यानी कि एक प्रकार से वैश्वीकरण का अगर अपन साधारण अर्थ देखें तो संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में तब्दील कर देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि अगर अपन देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण किसे कहेंगे, तो पूरे विश्व को एक गांव के रूप में प्रदर्शित कर देना या एक सूत्र में उसको बांधना या पिरोना या बदल देना, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? वैश्वीकरण। लेकिन इस वैश्वीकरण से समझने से पहले अपने को दो अन्य बातें भी ध्यान में रखनी है। जैसे निजीकरण की बात आती है, अपने उदारीकरण की बात आती है। तो ये दो परिभाषा भी अपने को ध्यान में रखनी है। निजीकरण का अर्थ अपन सब जानते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है या जो स्वामित्व होता है, उस क्षेत्र को नियोजन युक्त किसी भी क्षेत्र विशेष को अपन कह सकते हैं, या उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वो सार्वजनिक स्तर पर न रखकर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संस्था विशेष को उसको क्या कर दिया जाए? सौंप दिया जाए, जिसको अपन क्या कहते हैं? निजीकरण। उदारीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो उदारीकरण का अर्थ है कि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उद्योग व व्यवसाय होते हैं, उन पे जितने भी जो प्रतिबंध होते हैं या अपन कह सकते हैं जो बाधाएं होती हैं, उनको दूर करके एक प्रकार से ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए जिसे देश में व्यवसाय एवं उद्योग स्वतंत्र रूप से क्या हो सके? विकसित हो सके। तो जिसे अपन किस नाम से जानेंगे? उदारीकरण नाम से। यानी कि जो उद्योगों में और में किसी भी प्रकार के व्यवसाय में और में अगर बाधा आ रही है तो उनको दूर किया जाए और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय या उद्योग स्थापित किया जा सके। या अपन साधारण अर्थों में कह सकते हैं व्यवसाय और उद्योगों पर जो सरकारी नियंत्रण होता है या जो स्वामित्व होता है उसको क्या कर देना? हटा देना। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। यानी कि जो व्यवसाय हैं, व्यवसायों व उद्योगों में जो बाधाएं हैं उनको क्या करना? हटाना। क्या कहलाता है? अपना उदारीकरण कहलाता है। और अब बात करते हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण का अर्थ आपको बता दिया कि संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध देना या एक गांव के रूप में तब्दील करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। अगर इसको अपन प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर इसका अर्थ देखते हैं तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो होता है अपनी वस्तु, सेवा एवं वित्त से मुक्त प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। यानी वस्तु सेवा एवं वित्त संबंधी जो प्रवाह है उस पे एक प्रकार से इस प्रकार से कर दिया जाए, उन पे किसी भी प्रकार की कोई रोक ना हो, कोई बाधा ना हो, अर्थात मुक्त हो, उस प्रकार की व्यवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? वैश्वीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की। कहेंगे किसे वैश्वीकरण होगा तो अपने को क्या पता चलेगा? अर्थात वैश्वीकरण की विशेषता क्या होगी? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की
विशेषताएं। अगर विशेषताओं की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आती है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आती है। साथ में बात करते हैं अपन वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। जनसंख्या है, जनसंख्या का जो एक प्रकार से देशांतर गमन होता है उसको देखा जाता है। देशांतर अक्षांश अपन जानते हैं, वैश्विक मंच में अपन अगर देखते हैं ग्लोब पर तो ये अपनी अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। यहाँ से लोग इधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, इस प्रकार से आवागमन हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? अपने वैश्वीकरण की बदौलत हो रहा है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं विश्व में जो व्यापार है उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाता है, यानी ओपन व्यापार की बात आती है वैश्वीकरण के अंतर्गत। मुक्त विश्व व्यापार। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, आंकड़ों के, विचारों के संबंध में आदान प्रदान, अपने विचारों के आदान प्रदान की बात आती है। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर विचारों का आवागमन एक प्रकार से, तो ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, आदान प्रदान की बात आती है। यह भी आता है क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जो कल्चर पाश्चात्य कल्चर था वो आज अपने को अपने यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ का कल्चर है वो अपने को पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से संस्कृतियों से अपन अच्छी तरीके से वैश्वीकरण की बदौलत वाकिफ हुए हैं। एक दूसरे या एक जो अन्य क्षेत्र या देश हैं या स्थान हैं उनकी संस्कृति से अपन अच्छी तरह से रूबरू हुए हैं इस वैश्वीकरण की बदौलत। और राष्ट्रीय राज्यों की जो नीतियां हैं उन पे भी वैश्वीकरण की बदौलत एक प्रकार से क्या लगा है? नियंत्रण लगा है। तो ये भी अपने को विशेषकर ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या है, कि वैश्वीकरण की व्यवस्था है ये दुनिया के सामने क्यों आई? वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारणों की अगर अपन बात करते हैं तो अपने को नए नए देशों की जानकारी मिली है, नए देशों की खोज हुई है। एक प्रकार से नए देशों की खोज या जानकारी अपन कह सकते हैं। नए नए स्थानों के बारे में अपने को जानकारी मिली है, नए नए स्थानों के बारे में अपने को जानकारी मिली है। क्योंकि अगर ये वैश्वीकरण का दौर नहीं होता तो दुनिया में क्या हो रहा है, किस स्थान पर कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है, कौन सा क्षेत्र अपने जीवन के लिए अच्छा है, या अपन कह सकते हैं कौन सा क्षेत्र लाभदायक है, कौन सा अपन कह सकते हैं एक प्रकार से लाभप्रद स्थान है, कौन सी तकनीक दुनिया के अंदर कौन से क्षेत्र के अंतर्गत संचालित की जा रही है। तो ये सब बातों की जानकारी है। विभिन्न देशों में क्या हो रहा है, ये सब की सब बातें हैं। वो जानने के लिए एक प्रकार से किसकी आवश्यकता हुई? वैश्वीकरण की आवश्यकता हुई। ये वैश्वीकरण का क्या है? एक कारण है। और वैश्वीकरण की बदौलत ज्यादा से ज्यादा जो उद्योगपति हैं और उनको क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। तो मुनाफे की अगर बात आती है, मुनाफा कमाने की इच्छा हुई थी व्यक्तियों की, अगर कि अपना प्रोडक्ट अगर सीमित क्षेत्र या सीमित देश के लिए रहा तो अपने को लाभ है वो क्या होगा? कम होगा। अगर ये ज्यादा गया, ज्यादा लोगों के पास अपना प्रोडक्ट जाता है तो उसका लाभ क्या होगा? अपने को ज्यादा होगा। तो ये भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और इसी के साथ अपन अगर बात करते हैं जो प्रभुत्व की बात आती है, यानी कि एक प्रकार से अपना प्रभुत्व दुनिया के ऊपर किस प्रकार से कायम करना है या अपना अधिकार क्षेत्र किस प्रकार से बढ़ाना है, तो इस प्रकार की वजह से भी ये वैश्वीकरण को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। यानी मुनाफा कमाने की इच्छा हो गई, प्रभुत्व की इच्छा हो गई, साथ में अगर अपन बात करते हैं जो ये संचार की क्रांति है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संचार की क्रांति,
यानी कि ये संचार के जितने भी साधन हैं और हैं, इनसे अपने को एक दूसरे देशों की जानकारी मिलती रहती है कि दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है। यानी कि कोई भी घटना अगर अमेरिका के अंतर्गत अंदर हो रही है तो उस घटना की कुछ चंद पलों के अंदर ही अपने पास सूचना आ जाती है। वो किसकी बदौलत आती है? संचार की बदौलत आती है। तो अगर अपन संचार की क्रांति की बात करें, टेक्नोलॉजी जो तकनीक है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। साथ में अगर अपन उदारीकरण और निजीकरण की बात कर रहे हैं, यानी एक प्रकार से दुनिया में किस प्रकार से मुक्त व्यापार की स्थापना करना है और किस प्रकार से इस व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है, जो विभिन्न प्रकार से प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, अबाध रूप से एक प्रकार से व्यापार किस प्रकार से किया जाए, ये उदारीकरण के अंतर्गत आता है। निजीकरण में जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको निजी हाथों में लेकर किस प्रकार से ज्यादा लाभ कमाया जा सके, ये सब की सब बातें इस वैश्वीकरण के कारण के अंतर्गत आती है। तो ये वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण की विशेषता और वैश्वीकरण को ये बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इसके जो प्रमुख कारण है या 3-4 क्वेश्चन इस अपने आज के इस वीडियो में आए हैं। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, समझना है और जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी उससे होमवर्क करना है। बाकी जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।